देखिए जी, आज ये कितने अर्नब को पकड़ेंगे। आपने श्री 420 का गाना सुना होगा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। आज अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब। बोलो कितने अर्नब। आज पूरा जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया है, ये सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज अगर कोई चैनल अर्नब के खिलाफ दिखाएगा तो उसको पता है कि मेरी बोलबट्टी भी सामने आ जाएगी। अर्नब तो एक मोहरा है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, आज जिस आदमी को ये पता था कि पुलवामा में क्या होने वाला है, जिस आदमी को ये पता था कि बालाकोट में स्ट्राइक कब होगी, जिस आदमी को ये पता था कि राम मंदिर का फैसला क्या आएगा, 370 पे क्या होने वाला है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो हैं वो कहाँ से उसको पता लग रही हैं। आज आपको पता होगा NIA जो है वो रिपोर्टें भेज रहा है किसानों को कि तुम बताओ जी तुम्हारे पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। आज फिल्म चारों को जो ये पंजाबी सिंगर वगैरह हैं उनको NIA रिपोर्ट भेज रहा है, NIA उनको रिपोर्ट भेज रहा है। NIA की रिपोर्ट अर्नब के लिए क्यों नहीं गई? आज उसे पता नहीं कौन सी जगह में छुपा दिया गया है। आज अभी तक अर्नब की जगह कोई और बंदा होता, रवीश कुमार होता या सुनील जो आपके जो एक और हैं बड़े ईमानदार से जाट से जो करते हैं न्यूज़ 24 वाले जो हैं, हाँ सुनील चौधरी जी, आज अगर वो कर रहे होते तो उनको उठा करके 2 मिनट में अरेस्ट कर देते। अर्नब गोस्वामी जो है वो आज सरकार के इशारे पे काम कर रहा था और आज सरकार को जब लगा ये हमारे लिए खतरा बन सकता है तो उसी को साइड कर दिया। आप बात को समझना। आज क्योंकि जो मुंबई पुलिस है उनकी महाराष्ट्र पुलिस की लगातार नजर अर्नब पे बनी हुई थी और उनको पता था कि अर्नब हाथ आएगा तो सरकार भी हाथ में आएगी, तो सरकार ने उसको खुद ही फंसा दिया। अर्नब गोस्वामी को जो क्या किया गया, आज गन्ने का हम रस निकालते हैं, कब तक गन्ने का रस निकालते हैं? जब तक उसमें से रस निकल रहा है उसके बाद उसको फेंक देते हैं ना। आज अर्नब को मोहरा बना के सरकार ने पेश किया और वो राजनीति का मोहरा बन करके इस्तेमाल हुआ है। तो अर्नब गोस्वामी को खुद ही नहीं पता था कि मैं इस्तेमाल होऊंगा। समझ रहे हो बात? उसका इस्तेमाल किया सरकार ने और बाद में फेंक दिया क्योंकि पता है वो सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, इसको फंसाओ, अपना पल्ला साइड करो। तो गवर्नमेंट जो है वो लगातार इसको NM और AS का भी जिक्र है, जो बहुत कोड वर्ड में बात की गई है, उसके लेकर क्या कहेंगे? क्या अर्नब सीधा दखल रखते थे सरकार में? देखिए, PMO ऑफिस में उसका पूरा इंटरफेयर था। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज एक बात बताइए, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है ना। एक पत्रकार की क्या औकात वो कॉन्फिडेंशियल चीजों को पहले ही पता लगा ले। मेरी बात समझ रहे हो बात? यानी कि आज हमारे देश का वित्त मंत्री मरता है, अरुण जेटली वो उसमें खुशियां मनाता है। आज ऐसे लोगों को आप उम्मीद कर रहे हो कि वो देश के भले के लिए कुछ दिखाएंगे? आज जो आदमी हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, उसमें खुशियां मनाता है। एक तरफ मोदी जी जंगल में शूटिंग करते हैं, समझ रहे हो बात? वहाँ पे बेयर गिल्स के साथ जाकर के अपना वहाँ पे नेशनल के मैंने गोबर से ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो और दूसरी तरफ अर्नब पहली प्रोटेक्शन अपनी लेके चलता है। तो आज इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, अर्नब हो, मोदी सरकार हो, इन सबको पता था कि क्या कदम कदम पे होने वाला है। समझ रहे हो बात? वो कदम कदम पे जो होने वाला था वो, अगर हमें तो लगता है कि अगर इस पे पूरी कमेटी बिठाई जाए, जांच तो अभी तक ढंग से हो नहीं पा रही, अगर ढंग से जांच हो तो मुझे तो लगता है कि सरकार के भी कई नुमाइंदे इसमें पकड़े जाएंगे जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। अभी कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो है कल एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के अंदर और वहां पर अर्नब गोस्वामी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उस पर NSA लगाने को लेकर एक उसके पुतले भी जलाए गए और वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्र विरोधी है। कल तक तो हम लोग ये कहते थे ना, अर्नब गोस्वामी पे थूकता है भारत। आज तो मैं कहता हूँ अर्नब गोस्वामी पे हकता है भारत। आज अपने घरों के शौचालय जो है ना, उनके ऊपर लिखवा दो स्पेशल अर्नब गोस्वामी। आदमी जब हगे उसको याद आए कि इस आदमी ने देशद्रोह किया है। असली देशद्रोही तो इन्होंने अपने खुद बैठा रखे हैं। आज ऐसे देशद्रोहियों से आप क्या उम्मीद करोगे कि ये हमारे देश के पक्ष में काम करेंगे? अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे अगर आज पूरी मीडिया की मैं कहता हूँ तहकीकात, जितने भी सोशल मीडिया नेट ये चलते नेशनल मीडिया, अगर आप एक देखोगे तो आपको कई सारे अर्नब निकल के सामने नजर आएंगे। एक्चुअली अर्नब क्या है? अर्नब एक नाम नहीं है, आज अर्नब एक सिस्टम बन चुका है। आज अर्नब समाज के हर दूसरे आदमी में दौड़ रहा है। आज जितने समाज के लोग खड़े हैं, जो लोग कहते थे आई सपोर्ट अर्नब, आई सपोर्ट अर्नब, मैं कहता हूं आज उनके ऊपर भी जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पर ये देशद्रोह का मुकदमा किसके खिलाफ चला रहे हैं? जो किसान भाई ने 1 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर बनाया, आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया इन्होंने। जिसने 1 करोड़ का ट्रैक्टर अपना बनाया रैली में जाने के लिए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया कि तू जो है आतंकी एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा। मतलब एक किसानों के ऊपर ये एक देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं और जो खुले में बैठ के देशद्रोह कर रहे हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को तो लगातार पुलिस ने बचाया है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बचाती आई है। अर्नब गोस्वामी को तो आज जान के मोहरा बना करके फंसा दिया गया, क्योंकि जब आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, जब काम निकल जाए तो राजनीति में क्या होता है? मेरी बात समझ रहे हो बात? उस बंदे को 2 मिनट में गायब किया जाता है। अर्नब गोस्वामी आज गायब हो गया और उसको 2 मिनट में अंडरग्राउंड कर देंगे। थोड़े दिन के अंदर वो नजर ही नहीं आएगा, उसको बाद में बचा लिया जाएगा। उसको पहले बोला गया था, बेटा तू आगे आगे चल, कोई विपदा आएगी हम देखेंगे, पर अगर हम फंसेंगे तो तेरे को दबोचेंगे, तो दबोच दिया उसे।
डीएसपी जो देविंदर सिंह थे उनके साथ उनका भी नाम आतंकवादियों से जुड़ा पाया गया, लेकिन अब वो भी जो है गुमनाम अंधेरे में चले गए हैं। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आज इसमें मोदी सरकार लगातार बोलती थी हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे, कोर्ट बनाएंगे, महिलाओं के लिए बनाएंगे। इन्होंने कोई बनाया? कुछ उसमें रिजल्ट आया? हम 30 दिन में चार्जशीट जमा करेंगे, कुछ हुआ? इन्होंने गुजरात दंगों में जो बड़े सम्मानित बंदे, मेरे को उनका नाम नहीं याद, जिनको इन्होंने बंद कर रखा है थाने के अंदर लगातार, मेरी बात समझ रहे हो बात? क्या नाम है उनका? गुजरात के बड़े आईपीएस अफसर रह चुके हैं वो, जिन्होंने इनके खुलासे किए थे 2000। संजीव भट्ट साहब को इन्होंने उठा करके अंदर बंद कर दिया। ये डॉक्टर काफिल जो होते हैं उनको, जो मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता होगा जब वो चिकनगुनिया जैसा बुखार बिहार में फैला था, उन्होंने कितनी मदद की थी। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग ऐसे बंदों को उठा करके, मेरी बात समझ रहे हो बात, जो देश हित में काम करने वाले हैं, डॉक्टरों को उठा के उनके ऊपर एनएसए लगाते हैं कि ये देशद्रोही हैं। अभी संजीव भट्ट साहब को इन्होंने बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि गुजरात दंगों की पोल पट्टी उन्होंने खोली थी। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? तो ऐसे बंदों को ये उठा करके एक देशद्रोही का टैग दे सकते हैं। पर जो आपने डीएसपी वगैरह साहब बोली, अरे इनके में होता क्या है? जो जज इनके पक्ष में फैसला सुनाता है उसको संसद की टिकट मिल जाती है, वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हो बात? जो जज, आज इसमें भी 4 कमेटी में बंदे बनाए गए, अब इनमें क्या होगा? अगर इन बंदों में, आपने पढ़ा होगा वो बलविंदर जी हैं 81 साल के, उन्होंने तो मान साहब ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि मैं इसमें कमेटी में नहीं रहूंगा। और बाकी के जो लोग हैं कमेटी में रहने वाले, मेरी बात समझ रहे हो बात, उनमें से अगर किसी ने भी फैसला इनके पक्ष में सुना दिया तो अगली टिकट उसकी भी पक्की है। मेरी बात समझ रहे हो? ये लोग जो हैं आज हमारे देश में नफरत की राजनीति करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं लिखता भी हूँ, थोड़ी शायरी करता हूँ, मैं उस माध्यम से आपको एक बात बताता हूँ कि नफरत से घर नहीं चलते, तुम मुल्क चलाने चले हो। नफरत से घर नहीं चलते, तुम मुल्क चलाने चले हो। नीचे तो देख जरा है राजा, नीचे तो देख जरा है राजा, तुम लाशों के ढेर पे सियासत किए खड़े हो। ये है आज हमारे देश की हकीकत। आज मोदी सरकार से, आज इन्होंने क्या किया है? इनकी जितनी नीतियां होती हैं सब में लोग मरते हैं। नोटबंदी में हमने देखा, समझ रहे, 100 से 150 लाशें मिली। हम उसके बाद जीएसटी में व्यापारी 600 से कूद गए। लॉकडाउन में ट्रेनों के नीचे कट गए, गरीब आदमी, बिहार के लोग मर गए। आज किसान इतने 100 से ऊपर मर चुके हैं। इनकी कौन सी ऐसी नीति है जिसमें जनहित की बात की गई हो? ये जनहित की बात करते हैं। इन्होंने जनहित में वो जनधन खाते खोले, उसमें गरीबों को लूट लिया। इन्होंने उसके बाद गैस दी, एक बार गैस दी, बाद में 800 रुपए के सिलेंडरों की पर्चियां पहुंच गई लोगों के घरों में। इन्होंने शौचालय बनाए, उसके दरवाजे नहीं है, वहां धोने को पानी नहीं है। ये ऐसी राजनीति करते हैं लोगों को लूटने वाली। आज आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर खून की खेती करने का किसी को एक अवार्ड मिले वर्ल्ड में तो वो हमारे साहब को जाएगा, खून की खेती करने का अवार्ड। ये लोग क्या करते हैं? ये लगातार देश को दबाने का, तोड़ने का, देशद्रोही बनाने का। आज इनको ये किसान आतंकवादी दिखते हैं, मेरी बात समझ रहे बात? इनको किसान खालिस्तानी दिखते हैं। इन्होंने अपने घरों के अंदर आतंकवादी पाल के रखे, अर्नब जैसे, जो नेशनल मीडिया पे जहर घोलते हैं। आज उनको लाखों करोड़ों आदमी सुनता है, जिनको लाखों करोड़ों आदमी सुनते हैं वो अपने मन के अंदर एक अर्नब पाल लेते हैं। आज देश का हर दूसरा आदमी गद्दार है जो अर्नब को सपोर्ट करता है। आज फेसबुक पे बैठ के फटाफट बोला आई सपोर्ट अर्नब, आई सपोर्ट अर्नब। मतलब देशद्रोही को सपोर्ट करना तुम्हारे देश में सबसे समझदारी की बात मानी जा रही है। मीडिया वो भी ये बात जोर शोर से कह रही है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो चाहते हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हो दिल्ली में। देखो जी, ये खालिस्तानी तो पहली बात कोई है नहीं, मेरी बात समझ रहे हो बात? आतंकवादी क्या करते हैं? आतंकवादी गोली मारते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ तो गुरु का लंगर चलता है, आतंकवादी गोली मारने का काम करते हैं। और यहाँ पे हमें लोगों को ये आतंकवादी कह रहे हैं, हम तो रोटी खिला रहे हैं, तो हम कैसे आतंकवादी हो गए? और 26 जनवरी की जो परेड होनी है उसको मैं बता दूं, अब पुलिस वालों ने, जो आपके जज साहब हैं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा पल्ला झाड़ दिया दिल्ली पुलिस के हाथ में। कल फैसला आया उसका, उन्होंने कह दिया दिल्ली पुलिस देखेगी जी क्या होगा। आज दिल्ली पुलिस क्या करेगी? अब दिल्ली पुलिस उस आंदोलन को दबाने के लिए बेगुनाह किसानों को लठ चला सकती है। हमें तो ये भी आशंका है कि ये आंसू गैस की आड़ में कोई 2-4 बंदे भेज के गोली भी चलवा दे और बाद में किसानों पे लगवा दे कि किसानों ने गोली चलाई, इसने हमने पहल करी। मैं तो आज अपने किसान भाइयों से कहता हूँ, बिल्कुल भी भड़कने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर ये लाठी चार्ज करे उसको सहन करो, आंसू गैस बरसाए उसको सहन करो, क्योंकि हम पलट के वार नहीं करना चाहते। क्योंकि ये अगर हमने पलट के वार किया तो ये आंदोलन को दबाने के लिए सबसे बड़ी अपनी चाल चलाएंगे। ये चाहते ही है कि किसानों को भड़काया जाए, उकसाया जाए। आज ये क्या कर रहे हैं? किसानों को उकसा रहे हैं। और उस उकसाहट में अगर किसी भी नौजवान भाई ने कोई गलत कदम उठाया तो ये उसका फायदा उठाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, अपने गुस्से को, अपने पेशेंस, अपने संयम को पाल के रखो, क्योंकि गुस्सा पालने वाला ही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है।
मेरी बात समझ रहे हो? बात सरकार दिल्ली पुलिस को बिल्कुल यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। दिल्ली पुलिस जो है अपनी भड़ासे निकालेगी, इतने समय से जो उन्होंने पाल के रखी हुई है। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि सरकार को एक छोटा सा मैसेज 26 तारीख को हमने देना है। उसका मैसेज सिर्फ यही है कि आज किसानों की यूनिटी क्या है। आज जिनको तुम कहते थे खालिस्तानी, वो तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। हमारे हाथ में तिरंगा होगा। आज तिरंगे के ऊपर अगर ये लाठी मारते हैं तो ये देशद्रोही हैं। अगर तिरंगे के ऊपर ये गोली चलाते हैं तो ये देशद्रोही हैं। अगर तिरंगे के ऊपर ये आंसू गैस चलाते हैं तो ये देशद्रोही हैं। अगर तिरंगे को पानी की बौछारों से नीचे बिठाने का काम करते हैं, सड़कों पे रोलते हैं, तो ये देशद्रोही हैं। जी, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जब किसी देश में दो ऐसी परेड होंगी जो गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सरकार करेगी और एक सरकार के विरोध में किसान करेंगे। देखिए, सरकार के विरोध में नहीं कर रहे हम तो सीधा सी बात है कि हम किसानों का विरोध नहीं कर रहे। हम तो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। सरकार अपनी शक्ति दिखा रही है फौजियों का इस्तेमाल करके। हम तो जन जन की शक्ति दिखा रहे हैं कि देखो हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। आज कितने लोग जो हैं वो किसानों के समर्थन में है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो ये बोल रहे हैं कि 2 रैलियां निकलेंगी, मेरी बात समझ रहे हो? बात इन्होंने तो हरियाणा में अपने बंदों को बोल दिया कि तिरंगा मत लहराना। इनकी हवा टाइट हो पड़ी है, इनके अंदर एक डर पल रहा है, समझ रहे हो बात? और ये डर हमें अच्छा लगा, मोदी सरकार का ये डर हमें अच्छा लगा कि उनके जो नेता हैं वो तिरंगा फहराने से डर रहे हैं। ये डर हमें अच्छा लगा। मोदी सरकार, आप ऐसे ही डरते रहो। आपके तिरंगा फहराने की हिम्मत तो हुई नहीं। आरएसएस की जगह में 52 साल तक तुम तिरंगा नहीं फहरा सके। आज 52,000 किसान दिल्ली के हर चप्पे चप्पे पे तिरंगा लहराएंगे और तुम देखो देशद्रोहियों, देखो। जिस तरह 70 से ज़्यादा जो किसान की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसानों के जो घर तक भी वो जो प्रतिनिधि जो चुनकर गए थे वो तक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे इसे आप? देखिए जी, सरकार के प्रतिनिधि कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने अपनी अगली टिकट भी तो लेनी है। पर समझ रहे हो बात? आज जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे सन्नी देओल साहब हो गए, हेमा मालिनी साहिबा हो गई, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लगातार मोदी सरकार में अपने नंबर बना रहे हैं। अब हेमा मालिनी को क्या लगा कि भैया हमारे फेवर में, मैं मोदी सरकार के फेवर में बोलूंगी, मेरे भी नंबर बन जाएंगे। तो हेमा मालिनी ने अपने भी नंबर बनाए। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जितने भी लोग मोदी सरकार के एमपी हैं, एमएलए हैं, समझ रहे हो बात? अंदर से वो भी जानते कि ये कानून गलत है। आज कई लोगों ने तो अपना ईमान, अपना दीन जो था, उनका जिगर था, उन्होंने उसके ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन करने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे बिलों का समर्थन करेंगे। उन्होंने तो बिलों के विरोध में खड़े हो गए। कई लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो बात? पर वही लोग हैं जो लालची हैं, जिनको अपना बुढ़ापा सुखी में दिख रहा है। हमारे आगे पीछे पुलिस घूमेगी। आज कई मंत्री तो इस वजह से इस बिल के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, जो किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे। उनको पता है कि अगर हमने समर्थन किया हमारी सारी सिक्योरिटी गायब हो जाएगी और बाद में हमें भी उड़ा दिया जाएगा। इस सरकार में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो विरोध करे उसे जेल भरो, जो समझ जाए उसे समझा दो, जो डर जाए उसे डरा दो, जिसके समझ में ना है ऊपर पहुंचा दो। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात? ये इस सरकार में है। आज हम जैसे बंदों को धमकाने के लिए, आपको बताऊं, फेसबुक पे गालियां देते हैं लोग, पर हम डरते नहीं हैं। हम नहीं डरते। कोई माँ की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। मैं आपको अपना फेसबुक दिखाऊं, मेरा भरा पड़ा है, क्योंकि मैंने भी अपना फेसबुक पे लगातार आवाज उठाता हूं। पहले हम टिकटॉक के माध्यम से आवाज उठाते थे, आज आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। आपको बताऊं, टिकटॉक बैन करना भी सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि हम जैसे नवयुवकों ने टिकटॉक से आवाज उठाना शुरू कर दिया था और वो आवाजें देश विदेशों तक पहुंचने लग गई थी। और जो बोलते ना मोदी सरकार की तूती बोलती है, वो तूती नहीं बोलती थी। समझ रहे हो बात? इनकी हवा लीक हो रही थी, विदेशों में इनकी थूथू हो रही थी, इनकी बेइज्जती हो रही थी, लोग थूकने लग गए थे इनके ऊपर। तो सरकार ने क्या किया? टिकटॉक बैन कर दिया। समझ रहे हो बात? क्योंकि अपनी लोगों की आवाज जो है वो बाहर ना जा पाए, इनकी बेइज्जती ना हो। अब एक बात बताओ, ये कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे। अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर जमीन चाइना ने घेर ली है, आपने खबर पड़ी होगी। आज वहाँ पे 600 से ज़्यादा उन्होंने घर बना लिए हैं। वो जो 600 से ज़्यादा उन्होंने घर बना लिए, वो कहाँ से आ गए? यहाँ पे तुमने किसानों को, मजदूर किसानों को दबाने के लिए लाखों की तादाद में पुलिस वाले खड़ कर रहे हैं। अरे वहाँ भेजो ना सीआरपीएफ के जवानों को। आज एक मैं कहता हूँ, मतलब देश के सेना ने भी घुटने टेक दिए क्या? जो अरुणाचल प्रदेश जो हमारे देश में आ गया, आज 4.5 किलोमीटर में उन्होंने पूरा एरिया दबा लिया। कहाँ है हमारे देश की सेना? कहाँ है वो देश के वीर सपूत जो हमारे देश के अंदर चाइना को अपना घर बनाने दे रहे हैं? आज ये कहते हैं देश बिकने नहीं देंगे। आज ये लोग, आज मैं एक छोटी सी बात और बताऊं कि ये किसानों की जमीन लोग कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन नहीं जाएगी। जो विदेशों से अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे, वो हमारे देश के किसानों की जमीन के बैंगन बचने देंगे। इनका तो मुद्दा ही है कि जमीन बेच दो। एक छोटी सी बात बताऊं, इस पे 4 लाइनें बोलूं अगर आप कहो तो। बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलिहान, बिक जाएंगे खेत, बिक जाएंगे खलिहान, यूं ही रोड पे बैठा नहीं किसान।
थोड़ी तुम भी आवाज़ उठा लो, हिंदू मुस्लिम से बाहर आ लो, थोड़ी तुम भी आवाज़ उठा लो, हिंदू मुस्लिम से बाहर आ लो। कब तक ये धर्म का चश्मा पहन के, कब तक ये धर्म का चश्मा पहन के सियासत की कठपुतली बन करके, कब तक ये धर्म का चश्मा पहन के सियासत की कठपुतली बन करके हर काले कानून पे सहमति जताओगे? आओ मिलके आवाज उठाएं, किसानों को उनका हक दिलवाएं। गूंगी बहरी सरकार भी सुन ले, लोकतांत्रिक है संविधान हमारा, इसे तानाशाही में न बदलने देंगे। जो जन करेगा दिल से सेवा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने देंगे। अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार। अवाम से ना करो खिलवाड़, सुन लो तुम मोदी सरकार, वरना खून से दास्तां अपनी ऐसी लिख जाएंगे कि हुकूमत पे तुम्हारी सदियों तक कुत्ते टांग उठाएंगे। खून से दास्तां ऐसी लिख जाएंगे कि सदियों तक हुकूमत पे तुम्हारी कुत्ते टांग उठाएंगे। जिसमें से रूह तुम बेशक निकाल लो, आंदोलन में रूह भी शामिल हो जाएगी। जिसमें से रूह तुम बेशक निकाल लो, आंदोलन में रूह भी शामिल हो जाएगी। पर तुम्हारी तानाशाही के आगे ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना सर झुकाएंगे।